अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन रज़ा शाकिर। अजान डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे होस्ट उमर बिन सलीम हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। वो अपनी किसी निजी मसरूफियत की वजह से अवेलेबल नहीं हो सके। लेकिन ये चूँकि हमने एक रिसेंट सिलसिला शुरू किया है अजान डेली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, जिस पे हम ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो ये रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो लेकिन इसलिए इसके ऊपर कुछ बहुत ही पर्टिनेंट इश्यूज पे थे जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। आज प्राइमरीली हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही पर्टिनेंट हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहला पर्टिनेंट इशू तो ये है कि जो इसराइल ने बहुत अरसे से एक सेंसरशिप की हुई थी अपने मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जिससे जो लॉसेस इसराइल इनकर कर रहा है इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं आ रही थी। ईरान की साइड की तो हमें सारी खबरें आ रही थी, लेकिन इसराइल कितने लॉसेस इनकर कर रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा था। तो उस हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अमेरिका जो है अब इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंफ्यूज हो चुका है, उसको अपनी एंड गेम समझ नहीं आ रही। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप बयान ऐसा देते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने लगा है, अब इस कॉन्फ्लिक्ट में कुछ नहीं रह गया, लेकिन उसके अगले दिन ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे ये साइंस मिलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट फर्दर एस्केलेट होने लगा है। तो ये जो अमेरिका की कंफ्यूज्ड गेम है, क्या ये इसकी रेपरकशन है कि अब अमेरिका को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम किसी और की वॉर में जो है वो ड्रैग हो गए हैं और शायद इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं थी और वी हैव बिन प्लेड बाय इसराइल। तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर बात करनी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि क्या 1945 के बाद हम वो न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड दोबारा अबूर करने जा रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता, क्योंकि कुछ ऐसे साइंस मिले हैं जिससे ऐसे लग रहा है कि कुछ वो न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड जो 1945 के बाद एक क्रिएट हो गया था, दुनिया ने ये फैसला किया था कि इस थ्रेश होल्ड को हमने क्रॉस नहीं करना, इस बैरियर को हमने क्रॉस नहीं करना। क्या हमें ऐसा लग रहा है कि वो टाइम आ रहा है, शायद ये थ्रेशोल्ड जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के बैकड्रॉप में अबूर हो जाएगा? तो ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आज बात करनी है। तो सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पे बात करते हैं जी, प्रोपागेंडा वॉर। देखिए, हमने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी एपिसोड्स में भी बात की थी कि जब भी कोई इस तरह की एस्केलेशन होती है या कोई वॉर सिचुएशन होती है तो इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। दोनों साइड्स की ये कोशिश होती है कि वो अपने एंड की जो स्टोरी है उसको बयान करें और अपने हक में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करें कि इस एस्केलेशन में या इस वॉर में उनको कामयाबी मिल रही है। तो जो डिस्कोर्स या नैरेटिव जो है वो पुश किया जाता है वो अपनी साइड का किया जाता है। अभी कुछ दिन तक हम ये देख रहे थे कि वेस्टर्न मीडिया कवर कर रहा था कि जितने लॉसेस ईरान के को हुए हैं, बताया जा रहा था कि जी ईरान के ऊपर सिवियर किस्म की बम्बार्डमेंट की गई है जिससे उनके मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बड़ा सिवियर डैमेज हुआ है। वहाँ पर हॉस्पिटल्स और सिविल फैसिलिटीज़ को भी बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है। लेकिन हमें दूसरे एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे कोई खबर नहीं आ रही थी, यानी हमें इसराइल को कितने लॉसेज हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट की हद तक तो हमें खबरें आ रही थी कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जो असल इसमें फरीक है इसराइल, जिसकी वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ट्रिगर हुआ है, उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं आ रही थी कि क्योंकि वहाँ पे एक सवेयर किस्म का जो स्टेट सेंसरशिप है वो मौजूद है, ना सिर्फ उनके लोकल मीडिया के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। सो मच हो के भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि CNN और CNBC जैसे जो बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारे हैं, या कि जितने भी इंटरनेशनल रॉयटर्स हो गया या जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं या न्यूज़ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके पास भी इतना उनकी तरफ से भी कोई इतनी खुल के रिपोर्टिंग नहीं हो रही कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी इसराइल में है क्या। तो उसमें कुछ रिसेंट ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इसराइल ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अच्छे खासे लॉसेस जो है वो इनकर किए हैं और शायद वो ये बात दबा रहा है। लेकिन उसका एक रिसेंट दिनों में एक वाक़या हुआ कि CNBC अपनी एक लाइव कवरेज कर रहा था और उनके जो रिपोर्टर थे वो तलवीव से जो है वो अपनी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने न्यूज़ स्टेशन पे। तो उसके पीछे ही हमने देखा कि एक जो मिसाइल जो है ईरान का, वो आकर किसी फैसिलिटी पे गिरा और ब्लास्ट हो गया। अब वो उतना स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ ये सारा इंसिडेंट कि उसको आप सेंसर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जाहिर है जितनी भी फुटेजेस जाती हैं वो पहले वेट की जाती हैं इसराइली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उसके बाद उसको जो है वो ऑन एयर किया जाता है। क्योंकि वो लाइव कवरेज थी तो उसको वो सेंसर भी नहीं कर सके और वो जो मिसाइल अटैक्स थे वो लाइव टेलीविजन पर आ गए और उस पर रिपोर्टर्स ने फिर बात भी की। और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने आहिस्ता आहिस्ता ये रिपोर्ट करना शुरू किया है कि बहुत कोशिशों के बावजूद हम ये देखते थे कि इसराइल ने एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि उनका जो आयरन डोम है, जो उनका एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन
सिस्टम है, इट इज रिलेटेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंटी मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इसके अलावा उनके पास डेविड स्लिंग नाम का एक एंटी मिसाइल सिस्टम भी है, और मल्टीपल उन्होंने मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो कहते थे कि जी हमें तो ब्रीच करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हमने रिसेंट टाइम्स में देखे हैं कि बहुत सारे ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं वो इनके बैरियर्स को ब्रीच करते हुए तल अवीव में पहुंची है, और उन्होंने बड़े शदीद लॉसेस जो है वो इनकार किए हैं। और अगर इतनी खामोशी है तो इसका मतलब है कि बड़ा क्लियर ये मैसेज जा रहा है कि इसराइल जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है अच्छे खासे लॉसेस इनकर कर चुका है। और हम ये जो सुन रहे थे कि ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है, और इन्होंने मिसाइल कैपेबिलिटीज़ पे बहुत काम किया है, ये बात अब दुरुस्त साबित होती जा रही है, क्योंकि फाइनली ईरान ने ये प्रूव कर दिया दुनिया को, और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि ईरान जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है जो रिटेलिएशन कर रहा है, और इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर रहा है। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो चीज़ है, और इससे एक नैरेटिव भी शेप हो रहा है, थोड़ा सा लोगों को अब ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि भाई ईरान इतना भी रिटेलिएशन में कमज़ोर नहीं है, बल्कि नाउ इट्स द अदर वे अराउंड, बिकॉज ईरान ये कम अज़ कम परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो गया है कि वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। तो दूसरी जो बात ये है जिस पे मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज बात करना है, कि अमेरिका का जो कन्फ्यूजन है वो अब बड़ी ग्लेरिंग हो चुकी है। इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो अमेरिका की कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पे जो उनके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं उससे जो अमेरिका की कन्फ्यूजन है वो बड़ी ग्लेरिंग हो चुकी है, और उससे ये एक इंप्रेशन जा रहा है कि शायद अमेरिका इज़ इन टू माइंड्स, और वो फंस चुका है बुरी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट में। एक दिन वो बयान देते हैं कि जी हमने अमेरिका के ईरान के जो है 90% जो है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया है, ईरान में अब हमला करने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब हम उन पर इतनी बम्बार्डमेंट कर चुके हैं कि उनके ऊपर कुछ हमला करने को बचा नहीं है। लेकिन अगले ही दिन उनकी तरफ से एक धमकी आ जाती है कि जी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ना खोला गया तो हम ऐसा अटैक करेंगे जो ईरान ने कभी देखा नहीं होगा। तो ये जो टू फोल्ड पॉलिसी है जिससे क्लैरिटी नहीं आ रही कि बेसिकली अमेरिका सोच क्या रहा है या डोनाल्ड ट्रंप के जहन में इस वक्त चल क्या रहा है, ये बड़ा ग्लेरिंग है साइन कि अमेरिका जो है वो फंस चुका है। एक दिन हमें खबर मिलती है कि अमेरिका जो है वो छोटे छोटे स्पेशल ऑप्स के जरिए कुछ ऑपरेशंस जो है बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस कंडक्ट करने लगा है। अगले दिन वो कहते हैं कि जी हम तो इसको जो है वो सिर्फ अपनी मिलिट्री मिसाइल स्ट्राइक्स तक की कन्फाइन रखेंगे अपने अटैक को। तो ये जो ग्लेरिंग कन्फ्यूजन है इससे ऐसा लग रहा है कि ये जितना भी अमेरिका ने ये एंटिसिपेट किया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हम बहुत कम अरसे में इसको समेट देंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। और अब अमेरिका को भी समझ नहीं आ रही, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ नहीं आ रही कि बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट से उन्होंने निकलना कैसे है, वो बुरी तरह इसमें ट्रैप होते जा रहे हैं। और इसी से मैं ये आप लोगों को एक चीज़ जो है उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा कि इसी से एक तीसरा जो ख़तरा है वो एस्केलेट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो है ईरान ने जो है वो सी माइंस जो हैं वो बिछा दी हैं, और बहुत ही ज़्यादा समंदरी माइंस उन्होंने जो है वो वहाँ पर बिछा दी हैं, जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसमें जो एक ट्रांसपोर्टेशन जो एक मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल जो है इट हैज़ फॉल्टेड, वो बिल्कुल रुक चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो बड़ा पैनिक कर गया। क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन ऑयल की डिसरप्ट होती है तो इससे अमेरिका के ऊपर भी बड़े सवेयर फाइनेंशियल रमिफिकेशंस आते हैं। दुनिया के ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अमेरिका के ऊपर भी आएंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कल अमेरिका का एक बड़ा जो है गेम एक्सपोज हुआ, जिस पर हम बात भी कर चुके थे कि ये जो सडनली ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट हुई हैं, बहुत ऊपर गई और फिर नीचे आई, ये मार्केट मैनिपुलेशन भी हो सकती है। और ये अब पता लग रहा है कि ये, और वो बात हमारी दुरुस्त साबित हुई कि ये मार्केट मैनिपुलेशन ही थी, क्योंकि आपने देखा कि आज ये एक्सपोज हुआ कि अमेरिका के जो एक एनर्जी मिनिस्टर हैं, एनर्जी सेक्रेटरी, उन्होंने कल जो बयान दिया था कि जी हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जितनी भी जो ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आज अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है और उनके जो सेंटकॉम के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने उन दोनों इम्पोर्टेंट इदारों ने अपने जो एनर्जी सेक्रेटरी का ये स्टेटमेंट है इसको निगेट कर दिया है। और सरप्राइजिंगली जो उनके एनर्जी सेक्रेटरी हैं जिन्होंने कल ये ट्वीट किया था, उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अब ये एक बहुत ही संजीदा इशू है कि उन्होंने अपने ही एनर्जी सेक्रेटरी के बयान को जो है निगेट कर दिया कि जी हमारे पास अभी कोई ऐसा हमारा इरादा नहीं है कि हम वहाँ पर जो जितने भी ट्रांसपोर्ट वेसल्स हैं, ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो इससे ये साबित होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी
जो है जारी है, और अमेरिका के पास अभी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, या उन्होंने अभी इतनी वहाँ पर अपनी जो है स्ट्रेटेजिक एसेट्स डिप्लॉय नहीं किए कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोस को प्रोटेक्ट कर सके। इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे अभी तक ईरान का जो है वो कंट्रोल है, और ये चीज़ अमेरिका के लिए बड़ी पैनिक सिचुएशन बनती जा रही है। लेकिन इससे एक और ख़तरा जो है वो बहुत गहरा खतरा जो है वो जन्म ले रहा है, वो ये है कि कुछ ऐसे बड़े खतरनाक साइंस आ रहे हैं। कुछ मीडिया के ऊपर बड़े संजीदा हलकों में ये गुफ्तगू हो रही है कि कहीं अमेरिका और इसराइल जो है वो कोई रेड लाइन अबूर ना कर दें, ऐसी रेड लाइन जो 1945 में अबूर हुई थी, और कहीं कोई न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड जो है वो अबूर ना हो जाए। क्योंकि जब अमेरिका या इसराइल ये देखेंगे कि उन्हें इस कॉन्फ्लिक्ट में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहे, बल्कि ये उल्टा उनके लिए एम्बेरसमेंट ला रहा है, तो कहीं वो ऐसा ना कोई स्टेप छोटा मोटा कर दें जिससे वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो अबूर हो जाए। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बात कर चुके हैं कि हम एक ऐसा हमला करेंगे जो दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। और बहुत सारे संजीदा, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बहुत सारे जो संजीदा तबकात हैं इंटरनेशनल मीडिया के, वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम कोई इस तरह का थ्रेश होल्ड, बिकॉज नोइंग डोनाल्ड ट्रंप यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। वो एक दिन कोई बात करते हैं, दूसरे दिन कोई बात करते हैं। तो नोइंग डोनाल्ड ट्रंप यू कैन एक्सपेक्ट दिस, और नोइंग बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का जो हुकूमत है, उसको, इन दोनों से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किसी भी लाइन तक क्रॉस कर जाएंगे। तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत सारे संजीदा तबके ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे इसी तरह ब्लॉकेड रहा, और ईरान की रिटेलिएटरी कैपेसिटी, जो वैसे तो अमेरिका कह रहा है कि ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो चुकी है, अगर वो रिटेलिएटरी कैपेसिटी हमने ये आने वाले दिनों में देखा कि ना ख़त्म हुई, और ईरान उसी तरह से रिटेलिएट करता रहा जिस तरह से अब तक वो सक्सेसफुली कर पाया है, तो फिर हो सकता है कि एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बड़े डेंजरस फेज में दाखिल हो जाए। क्योंकि जाहिर है ग्लोबल इकोनॉमी सप्लाई चेन को इतनी देर तक होल्ड तो नहीं किया जा सकता। इससे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इट वुड ट्रिगर अ ग्लोबल फाइनेंशियल कोलैप्स। ये एक बड़ा सवेर किस्म का फाइनेंशियल कोलैप्स जो है वो ट्रिगर कर देगा, बिकॉज जितनी वोल्टेलिटी आ चुकी है मार्केट्स के अंदर, ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जंप कर रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो बिल्कुल अनसर्टेनिटी में चली गई हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं दुनिया के वो बड़े ख़राब होते जा रहे हैं, और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के लिए तो ये बहुत ही सवेरली डेट्रीमेंटल है ये जो सिचुएशन है। तो इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए, और जिस तरह का प्रेशर माउंट हो रहा है यूएसए के ऊपर, उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि वो एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, तो उन्होंने खुद एक कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। तो दीज आर साइंस विच आर नॉट वेरी गुड। और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि नोइंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नोइंग यूएसए एंड नोइंग इसराइल, कोई ना कोई रेड लाइन अबूर हो सकती है। तो आई थिंक ये चीज़ें, इन चीज़ों पे हमारी गहरी नज़र है। हम अजान डेली प्लेटफॉर्म के से आपको इससे अपडेट रखते रहेंगे। आज के लिए हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।